हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आज मैंने आपके लिए बच्चों वीडियो बनाई है जिसका नाम है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। तो डी कार्बोक्सिलेशन भी आपकी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। और मैं आपको इसको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक यहाँ पे क्वेश्चन इसके कराऊंगा, ठीक है ना। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब केवल यही नहीं होता है कि CO2 निकाल दिया और आपने एल्केन का प्रिपरेशन कर लिया बच्चों, ठीक है ना। डी कार्बोक्सिलेशन अपने आप में एक बहुत ही यूनिक रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और एडवांस लेवल पे किस तरह की प्रॉब्लम आती हैं हम इसको भी जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, हम जो पढ़ेंगे डी कार्बोक्सिलेशन में वो पढ़ेंगे हम बच्चों सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे। क्लियर है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। तो अगर मैं सोडा लाइम की बात करूं तो सोडा लाइम का मतलब होता है बच्चों NaOH और प्लस CaO, इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं क्या, सोडा लाइम। NaOH सोडा होगा और CO क्या होगा आपका, बोलो, ये क्विकलाइम होता है बिना बुझा चूना। इन दोनों के मिक्सचर को ही हम कहते हैं सोडा लाइम, ठीक है ना। और अगर मैं डी कार्बोक्सिलेशन की बात करूं तो इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है। देखिए किस प्रकार के रिएक्टेंट की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो बच्चों आपका, उसकी रिएक्शन अगर आप सोडा लाइम के साथ में करते हो, पहले मैं डायरेक्ट बताता हूँ। देखो ये हो गया आपका सोडा लाइम, क्या होगा ये हो गया आपका सोडा लाइम। क्लियर है, थोड़ा सा इसको हीट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बनती है बच्चों, यहाँ बनेगा RH का मतलब है ये क्या बना आपका, एल्केन बना, और साथ में क्या निकल गया यहाँ पे Na2CO3, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किसकी फॉर्म में निकल गई, कार्बोनेट की फॉर्म में निकल गई, ठीक है ना। तो ये एल्केन बनाने का, एल्केन की प्रिपरेशन का बच्चों सोडा लाइम मेथड के द्वारा एल्केन बनाना एक अच्छा मेथड है, ठीक है ना। या आप ये कह सकते हो कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या बनेगी, एल्केन बनेगी। और एल्केन बनाने का या एल्केन की प्रिपरेशन का ये जो सोडा लाइम मेथड है बच्चों, ये बहुत अच्छा मेथड माना जाता है एल्केन बनाने का। लेकिन हमेशा हम ये सोचने लगे कि सोडा लाइम मेथड के द्वारा या डी कार्बोक्सिलेशन के द्वारा हमें केवल एल्केन ही मिलेगी, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है ना। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है। देखो हो सकता है कि यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो या फिर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट भी हो सकता है, जैसे RCOONA या फिर K, ऐसा हो, यानी कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो, कोई साल्ट हो, उसकी रिएक्शन सोडा लाइम से करते हैं तो एल्केन बनेगी और Na2CO3 बनेगी, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। अब ये तो होगी हमारे देखो याद करने वाली बात। इसी प्रकार से मान लो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस प्रकार से, एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, ये सोडियम बेंजोइट है बच्चों, इसकी रिएक्शन भी अगर मैं सोडा लाइम के साथ कराऊंगा या बेंजोइक एसिड ले लेता या उसका साल्ट ले लेता तो बात एक ही है, ठीक है ना। ये सोडा लाइम है, तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों मेरा, यहाँ मुझे प्रोडक्ट मिलेगा आपका, ये मिलेगा बेंजीन मिलेगी, क्या मिलेगी यहाँ पे, बेंजीन मिलेगी बच्चों, और मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे Na2CO3 मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ ये जो H है ये कहाँ से आता है बच्चों, NaOH में जो H होता है यही आपका यहाँ पे लगा करता है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। ये हम मैकेनिज्म से सीखेंगे। जो भी NaOH में, कल को मान लो यहाँ पे हम NaOD ले लेते तो यहाँ पे क्या लग जाता है, D लग जाता है आपका, ठीक है ना। चलिए तो ये तो होगी एक जनरल रिएक्शन, ठीक है ना। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो या उसका कोई साल्ट हो, उसकी सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन करोगे तो आपका हाइड्रोकार्बन जैसा आपका रिएक्टेंट होगा उसी प्रकार का जो है आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों इसकी मैकेनिज्म की, ठीक है ना, कि मैकेनिज्म किस प्रकार से ये प्रोडक्ट बना करता है, ठीक है ना। क्योंकि अच्छे क्वेश्चन अगर हमें सोल्व करने हैं तो मैकेनिज्म हमें आनी चाहिए, ठीक है ना। और
किस प्रकार का कोई इंटरमीडिएट बनता है, कौन सा स्टेप इसका स्लो होता है, ठीक है ना। चलिए तो वो सब बातें हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए मान लो मैं बच्चों यहाँ पे ले लेता हूँ RCOOH, मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और मैं उसको हीट करना चाह रहा हूँ सोडा लाइम के साथ NaOH प्लस CaO, ये सोडा लाइम होगा दोनों का मिक्सचर, ठीक है ना, डेल्टा, ठीक है ना। तो तुम जानते हो प्रोडक्ट तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे RH बनेगा और प्लस Na2CO3 बनेगा। ये जो एल्केन बनी है इसी की मैकेनिज्म हमें देखनी है। तो देखो होता क्या है बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी एसिड आपको मिला है उसकी NOH के साथ में रिएक्शन करोगे, ठीक है ना, NOH के साथ में रिएक्शन करोगे आप, ठीक है। तो ये एसिड है, ये बेस है, तो क्या होगा बोलो, यहाँ से ये H+ निकल जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे RCOONA, इस तरह से बन जाएगा। ये क्या बन गया आपका सोडियम एसीटेट बन गया या सोडियम कार्बोक्सिलेट कह लीजिए, सॉल्ट बन गया, ठीक है ना। और साथ में क्या निकल गया यहाँ से बोलो, ये H2O आपका निकल गया यहाँ से। क्लियर होगी बात, ये बन गया। अब देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये बॉन्ड ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे और इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, OH- अटैक करेगा। कहाँ, कौन से वाला OH-, ये जो आपका किसके पास में है, NOH में जो है ये, ठीक है ना, ये OH इसके ऊपर अटैक करेगा बच्चों। तो जब ये OH इसके ऊपर अटैक करेगा तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ O- आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया आपका OH आ गया बच्चों, और यहाँ पे क्या आ गया आपका ONA, ये आ गया जी। क्लियर होगी बात, ये बन गया इस तरह से। अब क्या होगा बच्चों, देखो ये जो O पे नेगेटिव है, ठीक है ना, अब ये जो डेल्टा होता है, डेल्टा, इसको हीट करेंगे हम। तो जब आप इसको हीट करोगे तो ये देखो O के ऊपर जो नेगेटिव है नीचे आएगा भाई, जब ये O के ऊपर नेगेटिव है ये नीचे आएगा तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी बच्चों, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे या तो इसको निकालिए यहाँ से, या इसको निकालना पड़ेगा, या फिर इसको निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन और कार्बन के बॉन्ड से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर को ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। और बच्चों इस डीकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम जो मेथड है आपका, इसका यही स्टेप जो होता है स्लो स्टेप होता है। क्या होता है ये, स्लो स्टेप। और बच्चों यही होता है RDS, क्या होता है ये RDS। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे R- बनेगा, प्लस क्या बन गया यहाँ पे Na, ये क्या बनेगा आपका, देखो यहाँ बनेगा आपका C≡ONA, ठीक है ना, और यहाँ पर आ गया OH। और अगर मैं इसको सही प्रकार से लिखता हूँ तो इसका फॉर्मूला हो गया NaHCO3। देखो इसके मैकेनिज्म को अलग अलग तरीके से दिखाया जा सकता है, ठीक है ना। ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये क्या बना आपका, ये बन गया आपका कार्बोनेन। क्या बन गया, कार्बोनेन। तो इस रिएक्शन में सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में, ठीक है ना, डीकार्बोक्सिलेशन में बच्चों जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोनेन, ठीक है ना। जितना स्टेबल कार्बोनेन बनेगा उतना ही फास्ट सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन होगा। यानी कि रेट ऑफ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेन, ठीक है ना। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेन का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए आपका, कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा, ये बात होगी, ठीक है ना। अब ये जो R- बना है ये क्या करेगा, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बना है यहाँ से इस प्रोटॉन को ले लेगा और क्या बन जाएगा आपका RH बन जाएगा, एल्केन बन गई आपकी, ठीक है। तो आपने देखा कि जो एल्केन में हाइड्रोजन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, बोलो ये वाला H कौन से वाला है, ये वाला H बच्चों कौन सा है, NOH वाला ही है, ठीक है ना। और साथ में क्या निकल गया यहाँ पे Na2CO3 वगैरह निकल जाता है। Na2CO3 का मतलब हो गया CO2 गैस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से निकल गया। क्लियर होगी बात। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हो, ठीक है ना, इसको याद रखना, ये रेट डिटरमाइन स्टेप है ये वाला, ठीक है ना। तो कार्बोनेन बनेगा, ठीक है ना, इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोनेन बनेगा उतना ही आपका सोडा लाइम का डीकार्बोक्सिलेशन बच्चों फास्ट होगा, ठीक है ना। अब आप ये कह सकते हो कि सर इस CaO का क्या रोल है यहाँ पर,
ठीक है ना। तो आप जानते हैं जो सोडियम कार्बोनेट है, जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी, ठीक है ना। तो ये CO क्या करता है, जिस कंटेनर में, जिस ट्यूब में ये रिएक्शन करी जाती है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है, CO2 वगैरह बनती है, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो उस CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्योंकि CO2 को अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ठंडा रखता है उसको और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है ये, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये काम है आपका क्विकलाइम का, CO2 को एब्जॉर्ब करता है ये, ठीक है ना। क्लियर होगी बात? हाँ, क्योंकि ये Na2CO3 का मतलब क्या है, CO2 गैस ही निकल रही है आपकी है। हाँ चलिए, तो ये तो बात होगी हमारी मैकेनिज्म की, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप इसके प्रोडक्ट निकालोगे तो उसके लिए ट्रिक देखिए आप क्या है, ठीक है ना। मान लो कल को मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ COOH और मैंने लिख दिया यहाँ पे NaOH प्लस CaO डेल्टा, और आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो अब आपको करना क्या, सिंपल ट्रिक है, देखो जहाँ भी COO के बराबर वाला कार्बन है ना, वहाँ से आपको ब्रेक करना है, ट्रिक ये। और नेगेटिव आपको यहीं बनाना, यहीं बनेगा जब मैकेनिज्म, तो बार बार मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है। और ये जो NaOH में H है, इसको आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो डायरेक्टली जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा CH3 और CH3, और साथ में Na2CO3 मिलेगा, ये बन जाएगी एथेन गैस मिल जाएगी, ठीक है ना। सोडियम क्या नाम, एसिटिक एसिड लोगे तो यहाँ मैथेन बन जाएगी, एथेन बन जाएगी, जैसे भी होगा यहाँ पे, इस तरह से डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बना लोगे। क्लियर होगा? तो कुछ जो है मैं आपको प्रोडक्ट बनाने सिखाता हूँ इस रिएक्शन के, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब मैं यहाँ पे एक नोट और लिख दूँ, क्या लिख दूँ मैं, कि रेट ऑफ सोडा लाइम, रेट ऑफ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से ही आपके सोल्व होंगे। क्लियर होगी बात? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए कुछ प्रोडक्ट निकालने सीखते हैं हमें। जैसे देखिए, फाइंड आउट प्रोडक्ट, कभी भी सोडा लाइम लिखा हो तो किस प्रकार से आप प्रोडक्ट बनाओगे, देखो अच्छे क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा आपको। ये देखिए, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास COOH इस प्रकार से, और यहाँ पे लिखा हुआ है NaOD प्लस CaO डेल्टा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ट्रिक क्या है, यहाँ से ब्रेक करना है, यहाँ नेगेटिव बनाना है, और ये वाला H यहाँ पर आएगा। अब की बार D है तो D लगा दो, तो देखो प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, ये बन गया, ठीक है ना। इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। NaOH लिखा होता तो यहाँ पे ऐसे लगा देते आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 2, अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH2 COO Na, ऐसे भी लिखा हुआ है, और इस पे लिखा हुआ है NaOH प्लस CaO डेल्टा, तो कोई बात नहीं, COO के बराबर में नेगेटिव आपको बनाना है, और यहाँ से H यहाँ पे जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, CH3 और CH3, एथेन गैस आपकी बन जाएगी बच्चों, ठीक है ना। और देखिए अच्छा सवाल, भाई मान लो हमें इस तरह का क्वेश्चन मिल गया बच्चों, ये देखिए, ये लो COOH मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे लिखा गया NaOH प्लस CaO सोडा लाइम के साथ और डेल्टा। तो देखो क्या है, COO के बराबर में जो है यहाँ कार्बन एन बनाना है, और यहाँ से इसको ब्रेक करना है, और इस H को यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो आपने जो ये जो कार्बन एन बनाया है, ये देखिए, ये बनाया आपने कार्बन एन, और यहाँ डबल बॉन्ड भी है। अब ये नेगेटिव चार्ज, एक तो केस ये हो सकता है कि आपका यहाँ पे डायरेक्ट ही क्या लग जाए, NaOH में से क्या आ जाएगा, H आ जाएगा यहाँ पे, तो डायरेक्टली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा इस प्रकार से, एक एल्कीन तो ये बन जाएगी। लेकिन ध्यान रखो, अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ क्या है, रेजोनेंस में है, तो ये नेगेटिव यहाँ पर आएगा, और ये बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर
इस प्रकार से आपको डबल बॉन्ड यहाँ मिलेगा। और जब यहाँ पे आप सोडा लाइम की रिएक्शन करोगे, ठीक है ना, NaOH प्लस CaO की करोगे तो H अब यहाँ से यहाँ आएगा, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा। तो इसमें देखो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके, एक ये बन रहा है बच्चों, एक ये बन रहा है। कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा होगा भाई? ये वाली एल्किन देख लो, इसमें कितने हैं हम यहाँ पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखिए 3 और 3 कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो दोनों ही है, सेम है, दोनों सेम है, दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, एक ही बात है। ये भी सेम प्रोडक्ट है, ये भी सेम प्रोडक्ट है, ठीक है ना। चलिए, तो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा। डीलोकलाइज होने के बाद में जो स्टेबिलिटी इसकी है वो स्टेबिलिटी है, सेम है दोनों की, ठीक है ना। तो दो प्रोडक्ट नहीं है, एक ही माना जाएगा, क्योंकि देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी है, 6 अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, चलो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मान लीजिए हमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम मिल गई, CHCOOH बच्चों, और यहाँ पे मैंने लिखा CH2 और ये लिखा मैंने यहाँ पे Br, और यहाँ पे अटैक करा रहा हूँ मैं सोडा लाइम का, ठीक है ना। किसका अटैक करा रहा हूँ मैं? सोडा लाइम का। तो प्रोडक्ट आपको बताना है क्या बनेगा, ठीक है। तो आपको पता ही है डायरेक्टली केस COO के बराबर में तो क्या बनाना है आपको? कार्बन आयन बनाना है। अब क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी है Br भी क्या है आपका? एक लीविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा बच्चों, यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर बात होगी। तो अब की बार क्या होगा? ये पॉजिटिव है, ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ नेगेटिव बनेगा, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ऐसे केस में आपकी एल्केन नहीं बनेगी, क्या बनेगी? एल्कीन बन जाएगी। क्या बन गई? प्रोपीन बन गई, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन की जो वैरायटी है सोल्व करने की बच्चों, वो आनी चाहिए, ठीक। नंबर 4 देखिए भाई, मान लीजिए हमारे पास एक इस तरह का कंसेप्ट है COO। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये देखिए, और जी यहाँ पे मैंने लगा दिया है I। क्या लगा दिया? I। और मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया है आपका, चलो डबल बॉन्ड नहीं लगाते, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चों क्या? NaOH प्लस CaO, ठीक है ना। और यहाँ लिख दिया मैंने डेल्टा। तो इसके बाद में आप देखोगे क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, है ना। तो आप जानते हैं COO के बराबर में क्या बनेगा? नेगेटिव। और ये जानते हैं आयोडीन क्या है? एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये प्लस है। तो अब की बार तो ये 1-2 पोजीशन पे है नहीं कि दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है? साइक्लाइजेशन हो जाता है बच्चों, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, और ये एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे दोनों। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और एक 6 कार्बन वाली रिंग बन जाएगी, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है। चलिए, ठीक है जी। नेक्स्ट की बात करूँ नंबर 5 की मैं, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी ले लीजिए। देखो मैंने यहाँ पे लगाया ME, यहाँ पे लगाया मैंने D, यहाँ पे लगाया मैंने ET, और यहाँ पे लगाया मैंने COOH, और यहाँ पे रिएक्शन कराई मैंने सोडा लाइम की NaOH प्लस CaO डेल्टा, ठीक है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें कायरल सेंटर है, ये ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव है। तो अगर कायरल ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है? फिर ऐसे केस में क्या होगा आपका बच्चों? ऐसे केस में रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा इसमें? रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, ध्यान रखना आप। ये रेसिमिक मिक्सचर आपको मिलेगा, ठीक है ना। H कहाँ से आएगा? एक बार H यहाँ आ जाएगा और एक बार H इधर आ जाएगा। तो एक बार H यहाँ आएगा, D यहाँ रहेगा, ME यहाँ रहेगा, ET यहाँ रहेगा। एक बार H इधर आ जाएगा, D इधर आ जाएगा, ME इधर, एक बार ET इधर। तुम जानते हो जब एक कायरल सेंटर होता है तो उसके क्या होते हैं? 2 मिरर इमेज होती हैं, ठीक है ना। एक को +D कह सकते हो, एक को -L कह सकते हो। तो ये क्या बन गया आपको? रेसिमिक मिक्सचर बन गया ये, ठीक है ना। तो ऐसे केस में रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा आपका। क्लियर होगा ना, ठीक है भाई। ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से आपने नेगेटिव बनाया, यहाँ से H इस पे लग गया, ठीक है ना।
और ये क्या बन गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बना। तो अगर मिरर रखोगे तो इसकी इमेज ये बनेगी। तो दोनों क्या हैं ये आपके, एक को प्लस डी मान सकते हो, एक को माइनस एल, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा ऐसे केस में। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से आप सोडा लाइम के जो है क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब जो जेई एडवांस ने क्वेश्चन पूछे हैं इसमें से डीकार्बोक्सिलेशन में बच्चों, अब हम उनको देखते हैं। मैंने आपको बताया था रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एन पे, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है, अरेंज करना है कुछ मॉलिक्यूल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में डीकार्बोक्सिलेशन के, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। मान लो मेरे पास एक बच्चों ये है एसिड, ये देखिए CH2 और COOH, एक ये है, ठीक है ना। इसको मैंने A मान लिया। B में देखिए मेरे पास क्या है, B में मेरे पास एक एसिड है आपके पास में CH2 COOH, ठीक है ना। और बच्चों C में मेरे पास है ये। तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन बताना है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर का, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दिया NO2, यहाँ लगा दिया मैंने CN और यहाँ लगा दिया मैंने OCH3। क्लियर होगी। तो आपको बताना है कि फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन किसका होगा। क्या बताना है आपको, फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन किसका होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, तो उसको कैसे सोल्व करोगे। तो आप क्या करेंगे, COO के बराबर में कार्बोनेन को बना लीजिए। जिसका कार्बोनेन ज़्यादा स्टेबल होगा उसका सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन सबसे फास्ट होगा। तो बेंजीन पे देखिए नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में, लेकिन अब पैरा पोजीशन पे देखिए कैसे ग्रुप लग रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, -R इफेक्ट है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, -R है। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, +R ग्रुप है। तो +R क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो नेगेटिव को बढ़ा रहा है, स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। ये खींच रहे हैं, ये डिक्रीज़ कर रहे हैं, नेगेटिव को स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए -R किसका ज़्यादा होता है, इसका होता है। तो ऑर्डर जो होगा A, B और C होगा। और सबसे बढ़िया डीकार्बोक्सिलेशन किसका होगा, A का होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बच्चों पूछे गए, ठीक है ना। तो कर लोगे। एक और देखता हूँ मैं, करा देता हूँ आपको। लो मान लीजिए यहाँ पे आ गया आपका CH2 COOH, ठीक है ना। और एक आ गया यहाँ पे CH2 COOH, ठीक है ना। और एक आ गया मेरे पास ये बच्चों CH2 और COOH। क्लियर। मैंने यहाँ पे लगा दिया NO2 बच्चों, यहाँ लगा दिया मैंने NO2 और एक NO2 मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। तो बताइए सबसे फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन किसका होगा। नो डाउट जो पैरा पे लग रहा है उसका -R होता है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, नेगेटिव को क्या कर देगा, ये कम कर देगा, है ना। जो यहाँ पे मेटा पे लगता है, मेटा पे कैसा इफेक्ट होता है इसका, -I, ठीक है ना। ये भी इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। ऑर्थो पे कौन सा लगता है, -R। तो -R आप जानते हैं कहाँ पे मैक्सिमम होता है, ऑर्थो पे, ठीक है ना। और हमेशा रेजोनेंस इफेक्ट से इंडक्टिव कमज़ोर होता है। तो सबसे बढ़िया जो होगा आपका डीकार्बोक्सिलेशन C वाले का होगा। तो C के बाद A के बाद B होगा, ठीक है ना। एडवांस के बच्चे हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप कहाँ पे काम करता है, कौन सा इफेक्ट होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हैं। चलिए नेक्स्ट में अगर हम बात करें, देखिए फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन की अगर बात करें तो A में ले लिया मैंने CH3 और CH2 COOH। B में मैंने ले लिया CH2 CH और COOH, ठीक है। और C में मैंने ले लिया है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C और COOH। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन आपको बताना है तो क्या करना है आपको, COO के बराबर में कार्बोनेन बनाना है और इसकी स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। तो पहले वाले में जो CH3 कैसा ग्रुप है, +I है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नेगेटिव को बढ़ा रहा है, स्टेबिलिटी इसकी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी कम नहीं हो रही है। स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो ये क्या, देखो ये क्या कैसा ग्रुप होता है, ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है ये sp2 कार्बन है। तो sp2 कार्बन की जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
वो थोड़ी सी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और वैसे भी ये कार्बन कैसा है ऊपर वाला, ये sp3 है, तो sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बोलो, थोड़ी सी कम होती है, सबसे कम होती है। sp2 की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है परसेंटेज ऑफ s करैक्टर की वजह से। और यहाँ पे sp कार्बन है बच्चों, और sp कार्बन पे क्या होता है, परसेंटेज ऑफ जो s करैक्टर होता है ना आपका, आप जानते ही हो, ठीक है ना, वो कितना होता है, 50% होता है। तो परसेंटेज ऑफ s करैक्टर बनेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो इसका जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। ये sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद sp2 की जो सबसे कम होती है sp की, उससे थोड़ी सी कम होती है sp2 की, और सबसे कम किसकी होती है आपकी, सॉरी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होगा ना, वो सबसे कम होती है आपकी sp की, ठीक है ना। और डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होता है sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, और उससे थोड़ी सी कम होगी sp2 की, और फिर किसकी होगी आपकी sp3 की। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी मैं गलत बोल गया, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, sp कार्बन की, उससे कम sp2 की, सबसे कम किसकी होगी, sp3 की होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो C ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, C, B और A आएगा, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ s करैक्टर जितना ज़्यादा होगा वो कार्बन उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा बच्चों, इसको कर सकते हो आप आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक दो प्रॉब्लम और लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये भी बच्चों। ये देखिए COOH यहाँ पर आ गया ये बच्चों, और ये देखिए ये A है और ये हमारा B है, ठीक है ना। तो आप बताइए इसमें किसका फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन होगा, फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन बोलो किसका होगा बच्चों। आप यहाँ पे नेगेटिव बना लो, है ना। तो नेगेटिव में देखिए ये कैसा बन रहा है आपका, ये नेगेटिव डीलोकलाइजेशन में तो है, ये भी डीलोकलाइजेशन में है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रही है ना, यानी कि एरोमेटिक इफेक्ट लग रहा है। ये कैसा बन गया, ये एरोमेटिक एनायन है, जबकि ये एरोमेटिक एनायन आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है देखो, और ये कार्बन आपका कैसा है, sp3 है, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड कैसा है आपका, नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक वाले क्या होते हैं बोलो, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल, तो A में ज़्यादा होगा B से, आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए आप, मान लो कल को आपके पास में आता है ये एक, तो हमारे पास ये कंपाउंड है A में, और B में मेरे पास कंपाउंड है बच्चों ये वाला CH, और ये वाला, ये आ गया, ठीक है। और बच्चों C में मेरे पास है ये फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन आपको बताना है, ठीक है ना। फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन आपको बताना है, मैंने ऐसे लगा दिया PH, और यहाँ पर आ गया ये COOH, ठीक है ना। यह ऑर्डर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एनायन बनाएंगे, यहाँ एनायन बनाएंगे, और यहाँ एनायन बनेगा, सॉरी यहाँ एनायन बनेगा आपका, ठीक है ना। ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 फिनाइल के साथ में, ये 2 डिग्री है, और ये क्या आपका 1 डिग्री है। ये बेंजाइलिक कार्बोनाइन है, ठीक है ना, और ये 2 डिग्री वाला, ये 3 डिग्री वाला है। तो अगर मैं कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी की बात करूं, तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होता है वो होता है बेंजाइलिक के लिए कि 2 डिग्री वाला होता है आपका सबसे पहले, उसके बाद में आता है आपका 3 डिग्री, और 3 डिग्री के बाद में आता है आपका 1 डिग्री, ये होता है ऑर्डर। स्पेशल क्या है यहाँ पे कि बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे, बच्चे मिस्टेक करेंगे यहाँ पे कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, नहीं। कार्बोकेटाइन अगर यहाँ पे होता, कार्बोकेटाइन यहाँ पर होता तो ऑर्डर क्या होता, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन कार्बोनाइन के केस में क्या होता है, क्योंकि ये आपका कैसा होता है, पिरामिडल शेप होती है इसकी बच्चों, sp3 होता है,
तो ये तीनों फिनाइल मिलकर क्या करती हैं, एक दूसरे को रिपल्शन मारती हैं। तो रिपल्शन की वजह से क्या होता है, प्लेनरिटी नहीं हो पाती, ये प्लेनर नहीं हो पाता, आउट ऑफ प्लेन हो जाती है ये रिंग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से 3 डिग्री वाला 2 डिग्री से थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। कार्बोनाइन के केस में ध्यान रखना ये बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। लेकिन अगर कार्बोकेटाइन का केस आएगा तो कार्बोकेटाइन के केस में, बेंजाइल के केस में 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन होता है वो क्या होता है, प्लेनर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए तो ये तो आपका इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप ये ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन और सोल्व कराता हूँ और ये हमारी वीडियो हो जाएगी अब ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए चलिए जी, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाए कल को, ये देखिए ये हमारे पास है इस प्रकार से, ये देखिए एक हमारे पास ये है बी और एक हमारे पास ये है, देखो मॉलिक्यूल, इसमें किसका सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन जो होगा वो फास्ट होगा इन दोनों में से, वो आपको बताना है। आप ऐसे लिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ पे क्या लगा रखा हमने, COOH, ठीक है। पहले वाले में क्या है, तीनों रिंग जो हैं आपकी, देखो यहाँ नेगेटिव बनेगा, जब आप हटाओगे यहाँ नेगेटिव बनेगा। तो कार्बोनाइन तो तीनों में फिट है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये दोनों रिंग जो है एक दूसरे के साथ जॉइंट है, ठीक है ना। और इसको इसके साथ जॉइंट कर रखा है, इसको इसके साथ जॉइंट कर रखा है, ठीक है ना। ये क्या है, तीनों रिंग क्या है, फ्री नहीं है, ध्यान रखना है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, तीनों रिंग क्या है, फ्री हैं, रोटेट हो सकती हैं, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे देखो, यहाँ भी 3 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा और यहाँ भी 3 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा, तो यहाँ पे ये तीनों रिंग क्या है, फ्री हैं। तो यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है। अगर रोटेशन हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। तो रेजोनेंस में सही प्रकार से नहीं जा पाएगा। यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस अच्छी होगी, क्यों होगी, क्योंकि तीनों रिंग क्या है, बिल्कुल प्लेन में है, रोटेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में बी वाला बढ़िया होगा एक ही कंपैरिजन में। क्लियर होगा। तो इस तरह से अब आप डी कार्बोक्सिलेशन के जो है क्वेश्चन बच्चों सोल्व कर लोगे, ठीक है ना। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, COOH के साथ में कोई और भी आपको दिया हो सकता है लिविंग ग्रुप, जैसे OTS आपने पढ़ रखा है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है बच्चों, और यहाँ पे लिखा गया COOH और यहाँ पे आ गया आपका NOH और प्लस CaO, क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से ये निकलेगा अच्छा लिविंग ग्रुप, और यहाँ क्या बनेगा, एनायन बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो इस तरह से बन जाएगा आपका, ये बन गया। ये सब वैरायटी है बच्चों प्रोडक्ट की, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन आपको गिवन होगा उसी प्रकार से आप बना लोगे, ठीक है ना। कल को आपको इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए, ये देखिए CH2COOH ये आ गया एक आपको, और एक आपका CH2COOH, और लास्ट में हमारे पास आ गया CH2COOH, ठीक है ना। और एक हो गया हमारे पास ये देखिए, भला ये बताइए किसका फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है ना। तो आप जानते ही हैं यहाँ कार्बोनाइन बनाना है आपको, ठीक है ना, यहाँ कार्बोनाइन आपको बनाना है। और कार्बोनाइन अगर आप बनाओगे तो इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, इसका इफेक्ट कैसा होता है, आप जानते हैं +I होता है। जितने कार्बन होंगे, ठीक है, इसमें 3 कार्बन है, इसका +I कम है, इसमें 4 कार्बन है, इसका +I ज़्यादा है, इसमें 5 कार्बन है और भी ज़्यादा, इसका 5-6 कार्बन है, इसका +I और भी ज़्यादा है। तो A, B, C और D की अगर बात करें तो ऑर्डर होगा A, B, C और D होगा, ठीक है ना। इसका +I कम होगा तो ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना। इसके साथ में आप एक छोटी सी बात और याद रखना बच्चों, क्या याद रखोगे, ठीक है ना, आप याद रखोगे कि एक होता है आपका बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि क्या नाम है, बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। कोई भी अगर आपको इस प्रकार का एसिड मिले, ठीक है ना, ये वाला CH3
COCH2 और जी आपका यहाँ पे क्या मिला आपका COOH, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये बीटा हो गया। और इसका अगर आप थर्मल डीकम्पोजिशन करते हो तो इसका भी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। यहाँ से मैकेनिज्म इसकी अगली वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आपको थर्मल डीकम्पोजिशन के द्वारा क्या करूँगा बच्चों, डीकार्बोक्सिलेशन। आज हमने पढ़ा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, कल हम पढ़ेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है ना। मोनोकार्बोक्सिलिक कौन कौन से होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का थर्मल डीकम्पोजिशन हीट करने पर, डाइकार्बोक्सिलिक का कैसे करेंगे हम, ठीक है ना, तो कल पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखो यहाँ से CO2 निकल जाएगी, ये वाला H कहाँ जुड़ जाएगा आपका, यहाँ जुड़ जाएगा। इस तरह से कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ बना आपका CH3 COO और CH3 बना यहाँ पे, और प्लस क्या निकल गया यहाँ से CO2 निकल गया। क्लियर बात है, ठीक है ना। अगर कल को इस तरह से भी मिल सकता है आपको क्वेश्चन, ध्यान रखना, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 COOH, ये देखिए कौन सा कार्बन है, अल्फ़ा बीटा, बीटा अनसैचुरेशन, ठीक है ना। बीटा पे अगर अनसैचुरेशन है तो अगर इसको भी हीट करोगे आप यहाँ से तो CO2 निकल जाएगी आपकी, और ये वाला H आपका यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ बन जाएगा CH3, ठीक है ना। ये बात आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको बस करना है बच्चों, CH2 COOH ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, देखो ये आ गया COOH, ठीक है जी, और ये आ गया आपका CH2 COOH। अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो हीट करने के बाद में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो CO2 कहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, और ये H यहाँ जुड़ जाएगा, ये H यहाँ जुड़ जाएगा, लेकिन इसका डीकम्पोजिशन नहीं होगा, थर्मल डीकम्पोजिशन नहीं होगा। हीट करने पर यहाँ से CO2 नहीं निकलेगी, क्योंकि ये कौन सा है, अल्फ़ा पे। तो बीटा वाले पे, बीटा पर होना चाहिए अनसैचुरेशन, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, इसके लिए ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। तो अगर बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है कोई, या बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हीट करने पर CO2 गैस निकल जाती है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा ऐसे केस में बच्चों, वो क्या बनेगा, ये ऐसे ही रहेगा, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ CH3 लग जाएगी, और यहाँ भी क्या लग जाएगा आपका, CH3 लग जाएगी, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से। ये था हमारा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए।